हाय दोस्तों, वेलकम टू जामनगर 2.0। मैं प्रवीण कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल जामनगर 2.0 साथियों स्वागत करता हूं। तो चलिए, जो नेपाल की ये सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे, तो हिंदी में आज हम फिर आ गए हैं लेकर अलंकार को। अलंकार क्या पढ़ना है हमें? अलंकार। तो अलंकार में देखिए, अलंकार में हम लोगों ने क्या किया है कि अलंकार में हम लोगों ने शब्दालंकार को समाप्त कर दिया है। अब हम पढ़ेंगे क्या? अब हम पढ़ेंगे अर्थालंकार को। अर्थालंकार को हमें पढ़ना क्या है? अर्थालंकार को। अब देखिए, अर्थालंकार का मतलब क्या है कि हमें अर्थ के हिसाब से समझना पड़ेगा, शब्दों के अर्थ के हिसाब से हमें समझना पड़ेगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। बहुत बारीकी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ यदि आप मिस कर जाएंगे तो नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा अलंकार है। तो इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग समझने का प्रयास करिए। तो अर्थालंकार परिभाषा के तौर पे यदि देखा जाए तो परिभाषा क्या कह रही है कि जहां अर्थ के माध्यम से, किसके? अर्थ के माध्यम से कविता में क्या हो? कविता में सौंदर्य भाव पैदा हो जाए। अर्थ के माध्यम से कविता में सौंदर्य भाव पैदा हो जाए, वहाँ अर्थालंकार होता है। लिख लीजिए कि जहाँ पर अर्थ के आधार पर कविता में सौंदर्य भाव पैदा हो जाए। जहाँ पर अर्थ के आधार पर या अर्थ के माध्यम से, अर्थ के माध्यम से लिखिए, अर्थ के माध्यम से कविता में क्या हो? सौंदर्य भाव, सौंदर्य भाव, सौंदर्य भाव पैदा हो जाए, वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर अर्थालंकार होगा। अर्थालंकार होगा। वहाँ पर क्या होगा? अर्थालंकार होगा। तो साथियों, इस तरीके से अर्थालंकार की परिभाषा हो गई कि जहाँ पर अर्थ के माध्यम से कविता में सौंदर्य भाव पैदा हो, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। लेकिन एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा कि अर्थालंकार का संबंध जो है, अर्थालंकार का संबंध क्या है? कविता के बाहरी भाव से है। यहाँ पर नोट में आप लिख लीजिए, नोट में आप लोग ये चीज़ जो नोट में हम लिखवाते हैं उन चीज़ों को आप ज़रूर लिख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी प्रश्न जब बन जाते हैं वहाँ से तो ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं। यदि आप कर जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप उन लोगों से आगे निकल जाएंगे। क्या लिखना है नोट में? नोट में यही लिखना है कि अर्थालंकार, क्या? अर्थालंकार का संबंध कविता के बाहरी आंतरिक, कविता के आंतरिक सौंदर्य से है। क्या है? देखिए, अर्थालंकार का संबंध, अर्थालंकार का संबंध कविता के आंतरिक सौंदर्य से है। अर्थालंकार का संबंध कविता के आंतरिक सौंदर्य से है। इस चीज़ को आप जरूर नोट कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा कि आंतरिक सौंदर्य से। इसलिए हम कह रहे हैं कि अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए, जब हम लोग पढ़ रहे थे शब्दालंकार, तो शब्दालंकार में हमने लिखवाया है कि कविता के देखिए उसमें शब्दालंकार में हमने क्या लिखवाया है कि शब्दालंकार का संबंध कविता के बाहरी सौंदर्य से है। लेकिन अर्थालंकार में क्या है? आंतरिक सौंदर्य से है। कि जब तक आप उस कविता के अंदर घुस के, मतलब उसका अर्थ निकाल के नहीं आप जान जाएंगे, तब तक आप ये पता नहीं लगा पाएंगे कि वो अर्थालंकार यदि है तो कौन सा अलंकार है। तो चलिए, सबसे पहले अब आगे लिखते हैं। इसको आप नोट करके लिख लीजिए। इसको आप लिखिए कि जहाँ पर अर्थ के माध्यम से कविता में सौंदर्य भाव पैदा हो जाए, वहाँ पर अर्थालंकार होगा, और अर्थालंकार का संबंध कविता के आंतरिक सौंदर्य से है। उसके बाद हमें लिखना है अलंकार। और कौन सा अलंकार? अर्थालंकार में पहला अलंकार उपमा अलंकार। हमें क्या लिखना है? अर्थालंकार में पहला लिखिए अब उपमा अलंकार। और उपमा अलंकार के बारे में चर्चा की जाए। फिर उपमा अलंकार क्या है? चलिए,
देखिए हमें क्या करना है, उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। ये जो उपमा अलंकार है, देखिए उपमा शब्द जो लिखा है इससे ही आप समझ जाएंगे क्या कि कहीं ना कहीं तुलना की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं उपमा दी जा रही है, तुलना की जा रही है, तुलना की जा रही है, उपमा दी जा रही है। तो उपमा अलंकार का सीधे सीधे अर्थ वही होता है कि जहाँ पर उपमेय को, अब इसमें हमें ये भी जानना पड़ेगा कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है, सभी के चीज़ों के बारे में। उसके बाद हमें ये भी जानना होगा कि इसमें वाचक शब्द कौन कौन से हैं, इन सभी चीज़ों को हम आगे जानेंगे। जैसे लिखा क्या है, उपमा अलंकार की परिभाषा आप लिखिए, जहाँ पर उपमेय को उपमान के समान बताया जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। क्या है, उपमेय को उपमान के समान, लिखिए जहाँ पर उपमेय को उपमान के समान बताया जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, देखिए पढ़ाई में कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। पढ़ाई में कोई भी टॉपिक हो, जैसे अलंकार, कुछ लोग ये सोचते होंगे कि यार कुछ लंबा जा रहा है, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। 1 घंटे में आप अलंकार पढ़ के क्या कर लेंगे बताइए? बहुत करेंगे। आपको बस इतनी जानकारी होगी कि अलंकार के कितने भेद होते हैं और उन भेद में उपभेद कितना होता है। इसके अलावा और आप कुछ नहीं जान पाएंगे 1 घंटे की पढ़ाई में अलंकार के। क्या है, यदि आप कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, एग्ज़ाम में फाइट करना है, अपना एक पोस्ट बनाना है, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं हर एक टॉपिक पे 3 से 4 दिन पढ़ने के लिए देना पड़ेगा। उसके बाद उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपके लिए एक पोस्ट। सरकारी नौकरी इतनी आसान नहीं है, एक पोस्ट बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। चलिए, जहाँ पर उपमेय को उपमान के समान बताया जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अब यहाँ पर देखिए, जो ये उपमेय आ गया और जो ये उपमान आ गया, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, उसके बाद बताएंगे कि इसके बारे में है क्या चीज़। अब आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कुछ इसके वाचक शब्द हैं। क्या हैं? कुछ इसके वाचक शब्द हैं और उसको लिखिए, इसके वाचक शब्द। और वाचक शब्द ऐसे होते हैं कि जिससे हम और आप तुरंत ये पता लगा लेंगे कि हाँ, यह उपमा अलंकार ही है। मतलब कि इस सेंटेंस में, इस वाक्य में उपमा अलंकार ही है। वो कैसे लगाएंगे आप? उपमा अलंकार का मतलब समझिए क्या है? तुलना। क्या है उपमा मतलब? उपमा मतलब क्या है? तुलना। तो यदि हमें तुलना करना है तो किन किन शब्दों से हम तुलना करेंगे? उन्हीं को वाचक कहते हैं, उन्हीं को वाचक शब्द कहते हैं। जैसे हम तुलना कर सकते हैं सम से, किससे कर सकते हैं? सम से। उसके बाद किससे कर सकते हैं? समान से। देखिए, सम से कर सकते हैं, समान से कर सकते हैं, सरिस से कर सकते हैं, सरिस, फिर सरिस। उसके बाद यू से यू है। देखिए, सम से कर सकते हैं। सभी वाचक शब्दों को आप लिख लीजिएगा। यही शब्द आपको बता देंगे कि हाँ, इस वाक्य में उपमा अलंकार है। जैसे सम, समान, सरिस, यू। उसके बाद लिखिए सा, सी, से, तरह, सा, सी, से, तरह। उसके बाद एक और है सरीखे। यदि किसी वाक्य में इन शब्दों में से किसी एक भी शब्द का यदि प्रयोग हुआ हो तो आप तुरंत समझ जाएंगे क्या कि वह उपमा अलंकार है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। लिखा क्या है? देखिए, ध्यान से देखिएगा। पीपर पात सरिस, क्या है? पीपर पात सरिस मन डोला। अब इसमें जो ये सरिस लिखा हुआ है, ये सरिस क्या आपके इस वाचक शब्द में कहीं लिखा है? देख लीजिएगा,
यह लिखा है सरिस। यदि यह सरिस जो लिखा है यह शब्द इसमें आ गया, आपको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, सीधे क्या करना है, पी पर पास सरिस मंडोला को उपमा अलंकार के अंतर्गत रख देना है। तो इस तरीके से यदि आप वाचक शब्द को जानते रहेंगे तो तुरंत आप बता देंगे कि हाँ ये उपमा अलंकार के अंतर्गत आता है। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं कि उपमा अलंकार के कितने अंग हैं, उपमा अलंकार के क्या कितने अंग, इन सभी चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, तुरंत नोट करिए। चलिए अब आगे क्या देखते हैं, आगे हम देखते हैं कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं। अंग के बारे में इसके देखते हैं। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार के अंग, और उपमा अलंकार के कितने अंग हैं, कुल 4 अंग हैं। उपमा अलंकार के कितने अंग हैं, 4 अलंकार के, उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहला अंग है उपमेय। क्या है, उपमेय, सभी के बारे में देखिए चर्चा होगी और ज़रूरी भी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी बन जाते हैं। दूसरा क्या है, पहला उपमेय है और दूसरा क्या है, दूसरा उपमान है। यही इसी को हम कहे थे कि आप अंडरलाइन बना लीजिएगा जब हम परिभाषा बता रहे थे, इसीलिए कहे थे कि इन दोनों के बारे में चर्चा होगी। फिर उसके बाद तीसरा क्या है, वाचक शब्द। वाचक शब्द आप लोग देख ही लिए हैं, वाचक शब्द ये भी उसके क्या अलंकार के अंग के अंतर्गत वाचक शब्द आता है। अब देखिए चौथे नंबर में क्या है, साधारण धर्म। क्या है, साधारण धर्म, साधारण धर्म। देखिए उपमेय अलंकार, उपमा अलंकार के जो अंग हैं क्या है, उपमेय है, उपमान है, वाचक शब्द है और साधारण धर्म है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, उपमेय के बारे में देखेंगे कि उपमेय क्या कह रहा है। उपमेय का मतलब है कि जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए उसी को हम क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। उपमेय में लिखिए, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए, बस जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर उपमेय होता है, उसी को उपमेय कहते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है उसी को उपमेय कहते हैं। जैसे क्या लिखा है कि सीता जी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। क्या लिखा है, सीता जी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब देखिए, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए, तुलना किसकी की जा रही है, सीता जी का मुख, सीता जी के मुख की तुलना की जा रही है। तो यहाँ पर उपमेय क्या हो जाएगा, सीता जी का मुख। जो सीता जी का मुख है वही यहाँ पर उपमेय हो जाएगा, क्योंकि तुलना इन्हीं की जा रही है, इन्हीं की तुलना की जा रही है। और किससे की जा रही है, चंद्रमा से की जा रही है। तो अब उपमेय का आप परिभाषा लिखिए, उपमेय की परिभाषा, उपमान परिभाषा लिखिए। उपमान की परिभाषा क्या है कि उपमेय की तुलना जिससे की जाए। देखिए उपमेय, अब ये जो सीता जी का मुख आ गया, ये क्या है, यही तो उपमेय है। अब हमें क्या करना है, अब हमें उपमान निकालना है। तो हमें लिखना है कि उपमेय की तुलना जिससे की जाती है, क्या, उपमेय, उपमेय की तुलना जिससे की जाती है। देखिए उपमेय की तुलना जिससे की जाती है उसी को उपमान कहते हैं। तो उपमेय की तुलना किससे की जा रही है, यहाँ सीता जी का जो मुख है ये तो उपमान उपमेय हो गया, यही उपमेय, इसी की तुलना चंद्रमा से की जा रही है। इसी की तुलना किससे की जा रही है, चंद्रमा से की जा रही है। तो हमारा उपमान क्या हुआ, उपमान हुआ। देखिए उपमेय क्या हुआ,
सीता जी का मुख, सीता जी का मुख, सीता जी का मुख। उपमान क्या हुआ? उपमान हुआ चंद्रमा। उपमान क्या हुआ? चंद्रमा, चंद्रमा। अब वाचक शब्द की बात आई। वाचक शब्द मतलब क्या है? वाचक शब्द मतलब उपमेय और उपमान को जोड़ने वाला जो काम कर रहा है, जो तुलना करा रहा है, वही क्या है? समान। ये देखिए, सीता जी का मुख चंद्रमा के समान, जो ये समान लिखा हुआ है, समान, क्या? समान। तो उपमेय को और उपमान को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? जो ये शब्द लिखा है समान, यही क्या है? यही वाचक शब्द है। अब देखिए आ गया साधारण धर्म। वाचक शब्द में आप लिख लीजिए, वाचक शब्द में हमें यही लिखना है कि उपमेय और उपमान की तुलना जिसके द्वारा की जाती है। उपमेय, फिर उसके बाद उपमान की तुलना जिसके द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा की जा रही है? जो यहाँ पर लिखा है समान, इसके द्वारा की जा रही है। तो क्या हो गया? जो ये समान लिखा हुआ है यह वाचक शब्द हो गया। अब देखिए साधारण धर्म पे आप आ जाइए। साधारण धर्म क्या है? तो साधारण धर्म जो लिखा हुआ है, साधारण धर्म में यही कहा गया है कि उपमेय और उपमान की तुलना जिस उद्देश्य से किया जाए, जिस उद्देश्य से किया जाए, उसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है सुंदर। मतलब अब देखिए साधारण धर्म में क्या कहेंगे कि उपमेय और उपमान की तुलना, उपमेय और उपमान की तुलना जिस उद्देश्य से किया जाए, लिख लीजिए, उपमेय और उपमान की तुलना जिस उद्देश्य से किया जाए। तो उपमेय और उपमान की तुलना जिस उद्देश्य से किया जाए उसे साधारण धर्म बोलते हैं। तो साधारण धर्म क्या हो जाएगा? सुंदर हो जाएगा, जो ये सुंदर लिखा है। तो एक बार और इसको समझने का प्रयास करिए। चलिए इसको एक बार और समझते हैं। सीता जी का मुख। अब देखिए समझने का प्रयास करिए। लिखा है, एग्जाम्पल दिया है, सीता जी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब देखिए, सीता जी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यह एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल। अब इसी के हिसाब से हमें समझना क्या है कि इसमें उपमेय क्या है, उपमान क्या है, वाचक शब्द क्या है और साधारण धर्म क्या है। क्योंकि वाक्य इसी तरह आपके एग्ज़ाम में दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इसमें वाचक शब्द कौन सा है। यदि आप जानेंगे तो तभी बता पाएंगे ना कि वाचक शब्द कौन सा है। तो चलिए प्रयास करते हैं एक बार और। इसमें देखिए पहले उपमेय क्या है, तो आप परिभाषा देखिए, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए। तो इसमें तुलना किसकी की जा रही है? सीता जी के मुख की तुलना की जा रही है। तो उपमेय क्या निकल के आया? सीता जी का मुख। उपमेय क्या निकल गया? सीता जी का मुख। अब उपमान को देखिए, उपमान में क्या लिखा है? उपमेय की तुलना जिससे की जाती है। तो उपमेय तो सीता जी का मुख है ही, अब इसकी तुलना मतलब सीता जी के मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से की जा रही है। तो चंद्रमा क्या निकल के आया? उपमान निकल के आया। चंद्रमा क्या हो गया? उपमान हो गया। ये देखिए, ये हो गया उपमेय और ये हो गया उपमान। अब देखिए उसके बाद वाचक शब्द, मतलब उपमेय उपमान की तुलना जिसके द्वारा की जाती हो,
उसे किसके द्वारा की जा रही है? जो ये समान शब्द लिखा हुआ है उसके द्वारा की जा रही है। तो यह क्या निकल के आया? वाचक शब्द। यह निकल के आया क्या? वाचक शब्द। अब देखिए बात आ गई साधारण धर्म की। तो उपमेय और उपमान की तुलना जिस उद्देश्य से किया जाए, उद्देश्य क्या है? उसके सुंदरता की। उद्देश्य क्या है? सुंदरता है। तो यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा साधारण धर्म। इस तरीके से देखिए, अब क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से हमें पढ़ना है साथियों। अभी तो क्या हम लोगों ने क्लियर किया? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। अब इस तरह से आगे हमारा जो ये अर्थालंकार है इसको हम आगे कंप्लीट करेंगे। एक वीडियो या 2 वीडियो और 1-2 क्लास और लेना पड़े, हो सकता है, तो हमारा अलंकार कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तो साथियों देखिए, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को शेयर करिएगा, और पढ़ाने का तौर तरीका अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आप पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, यदि किए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।